जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद प्रिया पर। तो जैसा कि दोस्तों आपको थंबनेल देखकर पता लग ही गया होगा कि आज हम पार्ट 2 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि संविधान का पार्ट फर्स्ट जिसमें भाग 4 और अनुच्छेद 51 तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। इसका उल्लेख आर्टिकल 52 में किया गया है। तो अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख किया गया है भारत के राष्ट्रपति का। अगला है अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका की शक्ति। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अगला है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है और एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित रह सकता है। अगला है अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का और एकल संक्रमणीय पद्धति मत के द्वारा होता है। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की पदावधि। तो इसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति अपना पद कितने वर्ष तक ग्रहण कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो उसकी अवधि 5 वर्ष होती है और राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद भी उस पद पर रह सकते हैं जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है, मतलब कि पद की अवधि। अगला है अनुच्छेद 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। तो अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 57 में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। मतलब कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगला है आर्टिकल 59, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। तो अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या होंगी इसके बारे में अनुच्छेद 59 में उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ या प्रतिज्ञान होता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो अनुच्छेद 62 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 63, भारत का उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। तो भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। तो 64 अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 65। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 65 में किया गया है। अगला अनुच्छेद हमारा 66। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव, निर्वाचन मतलब कि चुनाव, तो इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला है अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति की पदावधि। तो मतलब कि जो उपराष्ट्रपति की पदावधि है वो कितने उसका जो पद पर रहेंगे वो कितना है, तो उसका जो पद पर रहेंगे वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो इसके बारे में अनुच्छेद 67 में बताया गया है उपराष्ट्रपति की पदावधि। अगला है अनुच्छेद 68। उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 68 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 69। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 70। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 71। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। तो अनुच्छेद 71 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 72। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। तो अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 73। संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। तो अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का उल्लेख अनुच्छेद 73 में किया गया है। अगला है मंत्री परिषद। अनुच्छेद 74। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद जो राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती है, तो उसका जो प्रधान होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 74 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 75। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध का उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया है। अगला है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76। भारत का महान्यायवादी। तो अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है सरकारी कार्य का संचालन। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन। तो अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन का उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 78। राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो राष्ट्रपति को जो जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं उनको अनुच्छेद 78 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 78 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है अध्याय 2 संसद साधारण। तो अनुच्छेद 79 संसद का गठन। तो भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 80
राज्यसभा की संरचना। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। इसका मेंशन आर्टिकल 80 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 81, लोकसभा की संरचना। तो लोकसभा संसद का प्रथम और निम्न सदन होता है। तो लोकसभा की जो संरचना है उसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 82, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। तो अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन का उल्लेख अनुच्छेद 82 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 83, संसद के सदनों की अवधि। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है और इसके सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। तो अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 84, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। तो संसद के सदस्य के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका उल्लेख अनुच्छेद 84 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 85, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। तो अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का उल्लेख अनुच्छेद 85 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 86, सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 86 में सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का जो अधिकार है उसको अनुच्छेद 86 में उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है उसका उल्लेख अनुच्छेद 87 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 88, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। तो अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला है संसद के अधिकारी। तो अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसका उल्लेख आर्टिकल 89 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 90, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग करना और पद से हटाया जाना, इसका उल्लेख अनुच्छेद 90 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 91, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 91 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 92, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। तो जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 92 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 93, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 93 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 94, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 94 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 95, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति।
तो अनुच्छेद 95 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 96। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। तो अनुच्छेद 96 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 97। सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तो इसमें सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 98। संसद का सचिवालय। तो अनुच्छेद 98 में संसद के सचिवालय का उल्लेख किया गया है। अगला है कार्य संचालन। अनुच्छेद 99। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो अनुच्छेद 99 में सदस्यों द्वारा जो शपथ या प्रतिज्ञान होते हैं उसका उल्लेख अनुच्छेद 99 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 100। सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। तो अनुच्छेद 100 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है सदस्यों की निहारताएं, मतलब कि सदस्यों की योग्यताएं। तो अगला अनुच्छेद है 101 अनुच्छेद स्थानों का रिक्त होना। तो एक में स्थानों का रिक्त होना का उल्लेख अनुच्छेद 101 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए निहारताएं। तो अनुच्छेद 102 में सदस्यता के लिए निहारताओं का उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 103 सदस्यों की निहारताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। तो अनुच्छेद 103 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 104। अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हत न होते हुए या निरार्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। अगला है संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। तो अनुच्छेद 105 है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों का विशेषाधिकार आदि। तो अनुच्छेद 105 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। तो अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। अगला है विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 107 विधेयकों को पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 107 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। तो अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। तो अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति का उल्लेख किया गया है। अगला है वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। तो अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112। अगला अनुच्छेद 113
संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रतिक्रिया। तो अनुच्छेद 113 में संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। तो अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 115। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। तो अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान का उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 116 लेखानुदान, वित्तानुदान और अपवादानुदान। तो अनुच्छेद 116 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। तो अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध का उल्लेख किया गया है। अब है साधारणतया प्रक्रिया। तो अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। तो अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियम का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। तो अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा नियमन का उल्लेख 119 अनुच्छेद में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी इसका उल्लेख अनुच्छेद 120 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन। तो अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंधन का उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। तो अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 122 में किया गया है। अगला है अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तो अब है अनुच्छेद 123 संसद की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। तो अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका के बारे में। तो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 124 का। तो अनुच्छेद 124 का में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 का में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 124 खा आयोग के कृत। तो 124 खा में आयोग के कृत का उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 124 गा विधि बनाने की संसद की शक्ति। तो विधि बनाने की जो संसद की शक्ति है उसका उल्लेख अनुच्छेद 124 गा में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। तो जो न्यायाधीशों की जो वेतन होती है उसका उल्लेख अनुच्छेद 125 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। तो अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 127 तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसका उल्लेख अनुच्छेद 127 में
किया गया है। अगला है अनुच्छेद 128, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। तो अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 129, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। तो अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इसका उल्लेख अनुच्छेद 129 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 130, उच्चतम न्यायालय का स्थान। तो उच्चतम न्यायालय का जो स्थान है उसका उल्लेख अनुच्छेद 130 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 131, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। तो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का उल्लेख अनुच्छेद 131 में किया गया है। और इसके बाद है अनुच्छेद 131 का, तो केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता, तो मतलब निश्चित है, तो मतलब इसको हटा दिया गया है 131 का अनुच्छेद को। तो 131 का अनुच्छेद हट गया है। अगला है अनुच्छेद 132, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। तो कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख अनुच्छेद 132 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 133, उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। तो उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों में संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख अनुच्छेद 133 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 134, दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 134 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 134 का, उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। तो अनुच्छेद 134 का में उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र का उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 135, विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। तो अनुच्छेद 135 में उसका उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 136, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। तो अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त अनुच्छेद 136 के द्वारा की जाती है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 136 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 137, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। तो अनुच्छेद 137 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 138, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। तो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि का उल्लेख अनुच्छेद 138 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 139, कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। तो कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाने का उल्लेख अनुच्छेद 139 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 139 का, कुछ मामलों का अंतरकरण। तो अनुच्छेद 139 का में कुछ मामलों का अंतरकरण का उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 140, उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियाँ। तो उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 140 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 141, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आवधिकर होना। तो अनुच्छेद 141 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 142, उच्चतम न्यायालय की
डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। तो उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश का उल्लेख अनुच्छेद 142 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 143 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 144, सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 144 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 144 का विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध निश्चित। मतलब कि 144 का को संविधान से हटा दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 145, न्यायालय के नियम आदि। तो जो न्यायालय के नियम है उसका उल्लेख अनुच्छेद 145 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 146, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। तो अनुच्छेद 146 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 147, निर्वाचन। तो निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 147 में किया गया है। अगला है अध्याय 5, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो अनुच्छेद 148, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 149, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी जो कर्तव्य है और उनकी जो शक्तियाँ हैं तो उनका उल्लेख अनुच्छेद 149 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 150, संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। तो संघ और राज्यों के लेखाओं का जो प्रारूप है उसका उल्लेख अनुच्छेद 150 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 151, समपरीक्षा प्रतिवेदन। तो अनुच्छेद 151 में समपरीक्षा प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों हमने अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।